नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस नए चैनल के ऊपर चलने वाली जो अभी हम इन दिनों कंडक्ट कर रहे हैं ड्रग पिक्चर की पूरी सीरीज जो चल रही है, उस सीरीज के एक और वीडियो के अंदर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में देखा, दिस वीडियो इज अबाउट द ड्रग पिक्चर ऑफ द जेल्सीमियम। जी हाँ दोस्तों, जेल्सीमियम नाम के बहुत कमाल की नर्वस मेडिसिन इसलिए क्योंकि इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन सिर्फ एक जगह पे है, इसलिए ये मेडिसिन बहुत छोटी है। और मेरे को ऐसी उम्मीद है शायद आधे घंटे के अंदर मैं ये मेडिसिन वाइंड अप कर सकता हूं। जैसा कि मैंने इससे पहले कोनियम मैक्युलेटम के ड्रिप पिक्चर में आपको बताया कि कई मेडिसिन होती हैं बहुत बड़ी, बहुत विराट का है, तो उन मेडिसिन को हमको थीम वाइज समझना पड़ता है कि उसका हम बेसिक थीम को पकड़ते हैं और बेसिक थीम को हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि वो इतनी बड़ी मेडिसिन है कि जिसको हम रट नहीं सकते। उसका अगर हम थीम समझ लेंगे, उसका जिस्ट समझ लेंगे, तो उससे हमको 80% मेडिसिन, इतनी बड़ी ड्रग पिक्चर याद हो जाती है। बट वहीं पे जहाँ पे कुछ बड़ी दवाएं होती हैं, बड़ी ड्रग पिक्चर होती है, बड़ी मेडिसिन होती हैं, उसी के साथ साथ कुछ मेडिसिन बहुत ही निक्की सी होती है, छोटी सी होती हैं, कि उसके अंदर बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत बड़ा उसका स्फीयर ऑफ एक्शन नहीं है, इसलिए उसका कोई थीम नहीं है। तो ऐसी मेडिसिन को हम उनके फिजियोलॉजिकल एक्शन के दम पे समझते हैं। जैसे कि कोनियम के अंदर हमने सिर्फ दो बात पे कोनियम समझ ली थी कि पहला उसका न्यूरोलॉजिकल एक्शन, जहां पे वो क्या करती है, वर्टाइगो और लोकोमोटर एटेक्सिया पैदा करती है। और दूसरा कोनियम का जो स्पीयर था वो था ग्लैंडुलर रेमेडी, जहां पे वो ग्लैंड का इंड्यूरेशन, इन्फिल्ट्रेशन, हार्डनेस और अल्टीमेटली कैंसर पैदा करती है। उसी तरीके से ये जो जेल्सीमियम मेडिसिन है, मैं इस तरफ इशारा इसलिए कर रहा हूँ कि दूसरी स्क्रीन पे मेरे सामने स्लाइड खुली हुई है जो अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे। जेल्सीमियम का इकलौता सिंगल पॉइंट एजेंडा है, सिंगल पॉइंट स्पीयर ऑफ एक्शन है कि जेल्सीमियम इज प्रीइमिनेंटली अ नर्वस मेडिसिन विथ ओनली न्यूरोलॉजिकल एक्शन ऑन द ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है। और वो भी मैं क्लियर कर देता हूं क्या काम कर रही है। जेल्सीमियम जो है वो ग्रेट पैरालाइजर है, न्यूरोलॉजिकल नर्वस रेमेडी और ग्रेट पैरालाइजर है। ये बहुत इंपॉर्टेंटली पैरालाइज करने का काम करती है। पैरालिसिस में जेल्सीमियम इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन आफ्टर कॉस्टिकम सबसे इंपॉर्टेंटली सिंगल पार्ट के पैरालिसिस के लिए हम लोग देते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट कॉस्टिकम है मेरे भाई लोगों, उतनी ही इंपॉर्टेंट जेल्सीमियम है पैरालिसिस के अंदर। और इसके अंदर कितने अंगों का पैरालिसिस है, अभी मैं पॉइंट में आके स्लाइड पर लिस्ट गिनाऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो पहली चीज नर्वस मेडिसिन है, ये पैरालाइजर की तरह काम करती है, ग्रेट पैरालाइजर है। और ये कैसे काम करती है? ये काम करती है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, मोटर और सेंसरी सेंटर के ऊपर एक्ट करती है, ये नर्व पे एक्ट नहीं करती है। देखो बात सुनो, न्यूरोलॉजिकली काम करने वाली दो तरह की मेडिसिन होती है। इससे पहले हमने कोनियम मैक्युलेटम पढ़ी, तो कोनियम का एक्शन स्पाइनल कॉर्ड पे बिल्कुल नहीं है। कोनियम के ड्रग पिक्चर के एंड स्लाइड में हमने ये बात बोली है कि इट ओनली एक्ट ऑन द पेरिफेरल नर्व पे काम करती है, वो पेरिफेरल नर्व के ऊपर काम करती है, वो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड को इंटेक्ट छोड़ देती है। कोई एक्शन नहीं है स्पाइनल कॉर्ड पे कोनियम का, वो नर्व पॉइजन है। और ये जो है स्पाइनल पॉइजन है जेल्सीमियम। इसका एक्शन क्या है? इसका एक्शन है स्पाइनल कॉर्ड पे पाए जाने वाले मोटर और सेंसरी सेंटर को जाकर के पैरालाइज करती है, उनको जाकर के उनके ऊपर मार करती है, उनको अफेक्ट करती है, और वहां से ये ग्रेट पैरालाइजर के रूप में काम करती है। और इसलिए एक नर्वस रेमेडी। बस इतना है सिंगल पॉइंट इसका थीम। ये आप अब इसको तुम लोगों को समझना तो थीम समझ लो, या स्फीयर ऑफ एक्शन समझ लो, या फिजियोलॉजिकल एक्शन समझ लो। बस ये मेडिसिन यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। अब जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि इस वक्त तो बज रहे हैं रात के 11, साढ़े 11, और मैं लगभग 11 घंटे के ऊपर मेरे को हो गए हैं वीडियो रिकॉर्ड होते होते। अब मैं होने वाला हूँ थोड़ी देर में पागल। शुरू करते हैं। जेल्सीमियम ड्रग पिक्चर समझ गए ना? जेल्सीमियम ड्रग पिक्चर डिनोटेड बाय 3D। जेल्सीमियम को कैसे डिनोट करते हैं? 3D से डिनोट करते हैं। डिजीनेस, ड्राउजीनेस, डलनेस। क्यों? नर्वस मेडिसिन है। नर्वस मेडिसिन पे क्या पैदा करती है? जेल्सीमियम की हर एक कंप्लेंट के अंदर ये 3D दिखना जरूरी है। जेल्सीमियम की कंप्लेंट वही जेल्सीमियम की जेन्युइन कंप्लेंट मानी जाएगी जहां पे पेशेंट की हालत जो है वो डीजी, ड्राउजी और डल हो रहा है। नर्वस लेवल पे डीजी है, ड्राउजी है, डल है। तो एज ग्रेफाइटस इज डिनोटेड बाय 3F। ग्रेफाइटस 3F से डिनोट होता है। फेयर,
फैटी, फ्लेबी। वैसे 3F से नहीं होता, 4F से डिनोट होता है। ग्रेफाइटस 4F से डिनोट होता है। फेयर मतलब गोरा, फैटी मतलब मोटा, फ्लेबी मतलब थुलथुला, और 40s मतलब वो महिला जो अपने 40वें साल में चल रही है, वो ग्रेफाइटस को 4F, पर हमने समझाने के लिए 3F कर दिया, 1F हटा दिया। तो जिस तरह से ग्रेफाइटस इज डिनोटेड बाय 3F विच इज फेयर, फैटी एंड फ्लेबी, similarly gelsemium is denoted by 3D which is dizziness, drowsiness and dullness, and this 3D is found in almost all the complaint in which there can be the probable use of gelsemium। gelsemium देने के लिए भाई साहब बहुत जरूरी है 3D में से कम 2D का होना, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और डलनेस। आगे बस समझ में। सेकंड पॉइंट प्री इमिनेंटली ए नर्वस रेमेडी, ये भी बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन में बोल दिया भाई, सिंगल पॉइंट यही तो है इसके अंदर फिजियोलॉजिकल एक्शन में, और कुछ है ही नहीं पूरी मेडिसिन में। तो क्या बात है, प्री इमिनेंटली अ नर्वस रेमेडी, मूलभूत रूप से नर्वस रेमेडी है। अ ग्रेट पैरालाइजर, बहुत ग्रेट पैरालाइजर है, मतलब ऐसी दवा है जो पैरालाइज कर देती है बंदे को, ठीक है। Due to its action on the motor and sensory center in the spinal cord and not on the peripheral nerve which is conium। ये कैसे पैरालाइज करती है ये भी बता दिया मैंने। कहाँ पे एक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड पे मौजूद मोटर और सेंसरी सेंटर पे जाकर काम करती है और इसलिए पैरालाइज करती है, ना कि पेरिफेरल नर्व पे, जो कि कोनियम का काम है। कोनियम पेरिफेरल नर्व को पैरालाइज करती है, स्पाइनल कॉर्ड को कुछ नहीं करती। बट जेल्सीमियम किसको पैरालाइज करती है, स्पाइनल कॉर्ड के मोटर और सेंसरी सेंटर्स पे जाकर के हमला करती है और एक झटके में पैरालाइज कर देती है, नर्व पे काम नहीं करती, ठीक है। प्रोड्यूसेस ग्रेट स्टेट ऑफ पैरेसिस, पहले क्या होता है, एकदम से पैरालिसिस नहीं होता, पहले पैरेसिस आएगा, पार्शियल पैरालिसिस, एंड देन पैरालिसिस ऑफ बोथ मेंटल एंड बॉडीली। मेंटल पैरालिसिस भी आएगा, मेंटल पैरेटिक कंडीशन भी आएगी और बॉडीली भी आएगी, ठीक है। अब मैं जल्दी से ऊपर चला जाता हूं यहाँ पे, ठीक है। माइंड इज स्लगिश, माइंड पे कैसा दिखेगा, माइंड स्लो काम करेगा। डिजी है ना, ड्राउजी डल है, डलनेस जो बात हो रही 3D में, डिजी ड्राउजी डल, डलनेस ये माइंड के डलनेस की बात हो रही है। तो माइंड इज स्लगिश, स्लो काम करेगा, एक प्रकार का पैरालाइज डल कंडीशन। द होल मस्कुलर सिस्टम इज रिलैक्स्ड, क्यों भैया, पैरालिसिस पैदा करती है ना, पैरेटिक कंडीशन पैदा करती है भैया। पैरालिसिस किसी को अतिशोक्ति भी लग रहा है तो पैरेटिक कंडीशन तो पैदा करती है, पार्शियल पैरालिसिस की कंडीशन, डलनेस की कंडीशन, ड्राउजीनेस की कंडीशन। तो क्या होगा, होल मस्कुलर सिस्टम इज रिलैक्स्ड, द लिम्स आर सो हैवी, इतने डलनेस है, पैर हाथ पैर इतने भारी पड़ते हैं, दैट ही कैन हार्डली मूव देम, ये हालत होती है भाई साहब। लेसिट्यूड एंड वीकनेस इज एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट, पेशेंट क्या बोलते हैं, एकदम लेसिट्यूड मतलब लस्तपन, और वीकनेस मतलब कमजोरी लग रही है। भाई साहब, डॉक्टर साहब मेरे हाथ पैर लस्त पड़ गए हैं, मेरे को अपना हाथ उठा रहा हूं तो मेरे को अपना हाथ 10 किलो का लग रहा है, पैर अपना चला रहा हूं तो पैर मेरे को पैर ऐसा लग रहा है कि 50 किलो की किसी ने बोरी बांध दी हो, फिर मेरे को चलना पड़ रहा है। तो यही दो चीजें हैं, लेसिट्यूड मतलब लस्तपन और वीकनेस, ये पेशेंट खुद एक्सप्रेस करता है, इज एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट। पैरालिटिक, अब पैरालिसिस कहाँ कहाँ होता है, अब तुम लोग उंगलियों पे गिनना चालू करो भाई साहब। पैरालिटिक कंडीशन ऑफ आईलिड, जिसके कारण टोसिस होता है, आईलिड के पैरालिसिस को टोसिस बोलते हैं। पैरालिटिक कंडीशन ऑफ मसल्स ऑफ अकोमोडेशन, ये आंख की पुतली की बात हो रही है, इसको कहते हैं पैरालिटिक कंडीशन ऑफ अकोमोडेशन मसल्स ऑफ आई, मतलब आइरिस का पैरालिसिस, जिसके कारण डिप्लोपिया होता है, दो चीजें दिखती हैं। पैरालिसिस ऑफ थ्रॉट, गले का पैरालिसिस, जिसके कारण डिस्फेजिया होता है। पैरालिसिस ऑफ लैरिंग्स, जिसके कारण अफोनिया होता है, अफोनिया मतलब बात नहीं कर पाएगा। और माफ करना, एक पैरालिसिस लिखना भूल गया, पैरालिसिस ऑफ फेस, एक साइड में जो फेस में पैरालिसिस होता है उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये, कॉस्टिकम के साथ। मैं लिखना भूल गया, मैंने नोट तो करा था पर वो साला पॉइंट कोने में मेरे नोट्स में छुप गया और वो मिस हो गया, ठीक है। अब मैं अपने आप को नीचे एडजस्ट करता हूं। और कहाँ का पैरालिसिस है, पैरालिसिस ऑफ द स्पिंक्टर्स, मतलब जो वॉल्व्स होते हैं स्पिंक्टर्स यूरिन और पोटी के, उसका स्पिंक्टर का पैरालिसिस हो जाता है, जिसके कारण शूशु पोटी नहीं रुकती। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड स्टूल। पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, कि भाई पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज है, हाथ पैर ही नहीं चल रहे।
तो इट कॉजेज फंक्शनल पैरालिसिस ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन, जितना डिस्क्रिप्शन हो सकता है पैरालिसिस की जितनी कंडीशन है सब पे इंडिकेटेड है। पैरालिटिक वीकनेस ऑफ मसल ऑफ चेस्ट, चेस्ट की मसल का वीकनेस, जिसके कारण क्या होता है, फीलिंग ऑफ सफोकेशन। ये हम पोस्ट डिप्थीरियाटिक पैरालिसिस में देखते हैं जो अब खत्म हो चुका है। डिप्थीरिया खत्म हो गया हमारे यहाँ से, पहले होता था जब हम लोगों ने जन्म लिया था 80s लेट 80s में डिप्थीरिया तब होता था, उसके बाद गवर्नमेंट के अभियान में खत्म हो गया। उसमें क्या होता था, लंग्स की मसल्स का पैरालिसिस हुआ, सफोकेशन होता था। और कहीं का पैरालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह का पैरालिसिस आखिरी में बाकी है। पैरालिटिक वीकनेस ऑफ मस्कुलर सिस्टम ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन, जिसके कारण पैरालिसिस एंड लेक ऑफ मस्कुलर पावर इन पेनिस, ये सबसे बुरा पैरालिसिस है। भगवान करे किसी को ये पैरालिसिस ना हो, ठीक है। तो ये भाई इतने पैरालिसिस हैं, तो ये बताता है कि इसका क्या एक्शन है। और इसी के कारण डिजीनेस, ड्राउजीनेस और डलनेस। अगर पैरालिसिस नहीं भी है, अब वही सवाल पैदा होता है, सर क्या पैरालिसिस में ही देंगे? जिंदा आदमी में, स्वस्थ आदमी में क्या कभी कोई कंडीशन नहीं बनेगी कि जैल्सीमियम दे दें? बिल्कुल दे सकते हैं साहब। कोई भी फीवर में, एक्यूट फीवर में, टाइफाइड के अंदर, वायरल फीवर के अंदर, डीजीनेस, ड्राउजीनेस, डलनेस, ये डीजी, ड्राउजी, डल जो है ना, ये जो कंडक्ट है, ये बिल्कुल जैल्सीमियम को चीख चीख के पुकारता है, और ये उसका एक मेन इंडिकेशन है। तीसरा की नोट, अब ट्रेम्बलिंग एंड ट्रिमर्स विथ कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन एंड रिलैक्सेशन। भैया जो मेडिसिन में इतनी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं पैरालिसिस की, और हर अंग का पैरालिसिस, पेनिस से लेकर गला तक, फेस से लेकर के हाथ पैर तक, चेस्ट की मसल से लेकर आई की मसल तक, तो भाई जिस मेडिसिन में इतनी बड़ी भारी बातें पैरालिसिस की चलेंगी, उसके अंदर ट्रेम्बलिंग और ट्रिमर का पाया जाना कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। और यही चीज है कि ट्रेम्बलिंग एंड ट्रिमर विथ कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, भैया क्योंकि ये डल होता है ना पेशेंट, नर्वस वीकनेस का शिकार है, नर्वस वीकनेस के शिकार के कारण कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन है, मतलब पूरी थकावट है, और रिलैक्सेशन हो चुका है मस्कुलर सिस्टम का। तो ऐसा आदमी जब अपने हाथों को चलाने की कोशिश करेगा तो भैया तो हाथ तो कांपेंगे ही। और इसी के कारण क्या होता है, ट्रेम्बलिंग एंड ट्रिमर्स आते हैं विद कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन एंड रिलैक्सेशन अलोंग विद मस्कुलर वीकनेस। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एक्सपेक्टेड है भैया ये, है ना। अगर पैथोफिजियोलॉजी देखो कि स्पाइनल सेंटर पे एक्ट करके पैरालाइज कर रही है बंदे को, पैरेटिक कंडीशन कर रही है, तो भैया ट्रेम्बलिंग और ट्रिमर तो इस वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन और रिलैक्सेशन के कारण आएंगे ही। दिस प्रोस्ट्रेशन एंड रिलैक्सेशन आर मैनिफेस्ट ऑन बोथ लेवल। ये जो थकावट है, ये प्रोस्ट्रेशन है, ये जो रिलैक्सेशन है, ये दोनों लेवल पे एग्जिस्ट करती है, मेंटल पे भी और फिजिकल पे भी, ठीक है। ऑन फिजिकल लेवल कैसे दिखता है भैया, देयर इज प्रोफाउंड लेसीट्यूड, लस्तपन पड़ा है, मस्कुलर वीकनेस है, कंप्लीट मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन हो चुका है, कोई जोर बचा ही नहीं है, मसल्स थक चुकी हैं और रिलैक्स हो चुकी हैं। इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ बाय द ट्रेम्बलिंग एंड ट्रिमर। अब ये कैसे पता चल रहा है कि मस्कुलर सिस्टम प्रोस्ट्रेशन और रिलैक्सेशन का शिकार है? वो ऐसे कि जब चलने की कोशिश करेगा तो पैर कांपेंगे, कुछ उठाने की कोशिश करेगा तो हाथ कांपेंगे। ट्रेम्बलिंग और ट्रिमर्स से पता चलेगा। और यहीं पे एक बात कहना चाहूंगा कि ट्रेम्बलिंग और ट्रिमर्स की जैल्सीमियम मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, अलॉन्ग विथ मर्कसोल। मर्कसोल के अंदर है, आपने अभी रिसेंटली मर्कसोल का ड्रग पिक्चर देखा, वहां पे ये बात बताई है मैंने कि मर्कसोल सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ट्रेम्बलिंग की। इंटेंशनल ट्रिमर, नॉन इंटेंशनल ट्रिमर की सेकंड मेडिसिन हो जाती है जैल्सीमियम। अब यही चीज, यही एग्जॉशन, यही प्रोस्ट्रेशन और वीकनेस मेंटल ग्राउंड पे कैसा दिखता है? ऑन मेंटल लेवल देयर इज द प्रोस्ट्रेशन इज टिपिफाइज इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन फैग के रूप में दिखता है भैया। मेंटल लेवल पे इसका जो थकावट है, प्रोस्ट्रेशन कैसे पता चलता है भाई? वो कौन सा सिम्टम है जो जैल्सीमियम में मेंटल सिम्टम में प्रोस्ट्रेशन बताता है कि मेंटल प्रोस्ट्रेशन हो गया, इसका प्रोस्ट्रेशन और वीकनेस और इसका जो है वो प्रोस्ट्रेशन मेंटल लेवल तक चला गया। वो कैसे पता लगता है? वो पता लगता है दोस्तों ब्रेन फैग की कंडीशन, जिसकी जैल्सीमियम, सॉरी मर्कसोल की बात हुई थी, मर्कसोल निकल रहा है मुझसे। जैल्सीमियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ब्रेन फैग की। ब्रेन फैग एंड एग्जामिनेशन फंक, एग्जामिनेशन के पहले बिल्कुल भेजा बुस हो जाना, बिल्कुल तोते उड़ जाते हैं, कई बार तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द एग्जामिनेशन फंक। एग्जामिनेशन के प्रेशर के चलते बंदे का दिमाग बार बार रीसेट होता है, रिस्टार्ट होता है, कई बार बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है ना। उसके साथ एंजाइटी तो है ही कि कल पेपर है, मेरी फट रही है, मैं क्या करूंगा,
तो ये सारी चीजें मिलाकर के इसको कहते हैं एग्जामिनेशन फंक और ब्रेन फैग। ब्रेन फैग मतलब ब्रेन का रीसेट हो जाना। ये हम लोगों के साथ कई बार होता है। ये आज की डेट में मेरे साथ 3 बार हो चुका है, लिटरली मैं बता रहा हूँ आज की डेट में, क्योंकि मैं 11.5 घंटे से ज्यादा, शायद 12.5 या 13 घंटे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये 13 घंटे में मैंने 2 बार मेरे को ब्रेन फेक हो गया था। मैं 2 बार बिल्कुल मैं आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था, अनरीचेबल, कि मेरे सामने चल क्या रहा है, मेरे को बोलना क्या है, समझ में नहीं आ रहा। दैट इज व्हाट इज नोन एज द ब्रेन फेक। मेरे को क्यों हुआ ब्रेन फेक? मेंटल स्ट्रेन के कारण, कि मैं लगातार एक ही काम कर रहा हूँ सवेरे 7 बजे से अभी रात के 12 बजने वाले हैं, ठीक है। तो यही है कि मेंटल लेवल पे कैसे पता लगता है इसका प्रोस्ट्रेशन, कैसे अपने आप को प्रदर्शित करता है ब्रेन फैग के रूप में और एग्जामिनेशन के फंक के रूप में, विच इज अवर नेक्स्ट की नोट। हाँ जी, यही हमारा नेक्स्ट की नोट बन जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों के बीच में बाधा ना पैदा करते हुए मैं नीचे आ जाता हूँ। ब्रेन फैग, फंक, एग्जामिनेशन फंक, स्टेज फियर एंड एंटीसिपेटरी एंजाइटी, ये सबके ऊपर जेल्सीमियम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। खासकर एंटीसिपेटरी एंजाइटी में हम इसको यूज करते हैं इन कंजंक्शन विद अर्जेंटम नाइट्रिकम, आपको पता है, ठीक है। ब्रेन फैग मैं बता चुका हूं, ब्रेन का रीसेट हो जाना, एकदम से ब्रेन के थॉट प्रोसेस का जीरो हो जाना, ये मानसिक थकावट में अक्सर होता है, जैसा आज मेरे साथ हुआ 3 बार। फंक बोले तो एग्जामिनेशन फंक, एग्जामिनेशन फियर, एकदम ब्रेन के अंदर थॉट प्रोसेस का ब्लैकआउट हो जाना, दिस इज व्हाट इज नोन एज द एग्जामिनेशन फंक। स्टेज फियर, स्टेज के ऊपर कोई भी परफॉर्मेंस करने के पहले जो आदमी को डर लगता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द स्टेज फियर एंड एंजाइटी। आदमी की फटती है, अरे मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं, मेरे से कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, दैट इज व्हाट इज नोन एज द स्टेज फियर। एंटीसिपेटरी एंजाइटी, व्हाट इज एंटीसिपेटरी एंजाइटी? कि लाइफ के अंदर डेली रूटीन से अलग कोई एक शेड्यूल आपका बना है और वो आप रोज नहीं करते। ऐसे कोई भी चीज का जब एंटीसिपेट हम करते हैं तो आदमी को एंजाइटी होती है, ठीक है। डायरिया बिफोर गोइंग टू प्री अपॉइंटेड प्लेस, कि कल, अब जैसे रोज मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, आज मेरे को ऑफिस नहीं जाना, आज कोई और स्केड्यूल निकला है, तो ऐसी कोई प्री अपॉइंटेड प्लेस पे जाने के पहले उसको टट्टी लग जाती है, दस्त लग जाते हैं, बार बार लेटरिन जाएगा एंजाइटी के चलते, है ना, बटरफ्लाई इन द स्टमक होती है, दैट इज व्हाट इज नोन द एंटीसिपेटरी एंजाइटी। अब ये कौन से प्री अपॉइंटेड वर्क के पहले होगा? इसको चर्च जाने के पहले, कि भाई चर्च जाना है आज तेरे को, रोज का चर्च तो ये जाता नहीं है, इसको एंटीसिपेशन होने लगेगा, एंजाइटी हो जाएगी। टेम्पल जाने के पहले, ओपेरा जाने के पहले, ट्रेवलिंग के पहले, भाई फ्लाइट पकड़ना है, पहली बार हवाई जहाज में बैठ रहा है, या शिप पकड़ना है, पहली बार शिप में बैठ रहा है, भाई कैसे करूंगा, क्या करूंगा, पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। एग्जामिनेशन के पहले और स्टेज को फेस करने के पहले, ये सारे में क्या, ये सारे के सारे जो इंसिडेंट्स है ना, इसके पहले इसको एंजाइटी होती है। कोई भी स्केड्यूल्ड इवेंट को अटेंड करने के पहले एंजाइटी होती है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द एंटीसिपेटरी एंजाइटी। और यहाँ पे मैं कोष्टक में लिखना भूल गया, अदर मेडिसिन इज अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है। चौथा की नोट, टाइफाइड फीवर, अच्छे से सुनना, सिंपल फीवर, कोई भी साधारण आंटू झाटू फीवर हो, उसकी भी बात कर रहे हैं हम, मीजल्स, चेचक एंड अदर इरेप्टिव फीवर, कोई भी फीवर हो एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ डिजीनेस, ड्राउजीनेस, डलनेस, दैट कॉल्स फॉर द जेल्सीमियम। मैं बोल रहा हूँ दुनिया जहान का कोई भी फीवर हो, कोई भी इरेप्टिव फीवर हो, मीजल्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, चिकन पॉक्स हो, है ना, टाइफाइड फीवर हो, साधारण मलेरिया हो, मैं बोलता हूँ साला फूड पॉइजनिंग हो, अगर वहां पे डिजीनेस, ड्राउजीनेस और डलनेस प्रोनाउंस दिख रही है तुमको, और एज अ होम्योपैथिक मेडिकल माइंड तुम्हारे दिमाग में बार बार उसकी डलनेस पे ध्यान जा रहा है, तो बिल्कुल सुन लो अपने दिमाग की और अपने दिल की और जेल्सीमियम दे दो, क्योंकि जेल्सीमियम का ही केस है। पांचवा की नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीवायरल मेडिसिन। भैया ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में अगर कहीं पे कोई भी बीमारी के आगे किसी वायरस का नाम लिखा हुआ है, तो मेरा एक अनुभव रहा है इस मेडिसिन के साथ कि ये सिर्फ वायरल के नाम के ऊपर हमारे पास एक स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन है, ये दवा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करा है, लिखा कहीं नहीं है। आपको लगे तो आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर आपसे रिजल्ट आ जाते हैं इसमें एंटीवायरल के रूप में तो मेरे को तारीफ कर देना, अगर रिजल्ट नहीं आता तो मेरे को 4 गाली दे देना और दफा करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीवायरल मेडिसिन वी हैव इन मटेरिया मेडिका इफ, कब, इसकी भी कंडीशन है भाई, ड्राउजीनेस एंड डलनेस इज परसिस्ट, तो ये एक स्पेसिफिक एंटीवायरल की तरह अपने आप को प्रूव कर सकती है। छठा की नोट, हाइपोटेंशन एंड लो बीपी। जो मेरे को फॉलो करते हैं लाइव पे, डॉक्टर्स हैं हजारों की तादाद में,
सैकड़ों की तादाद में मेरे ग्रुप पे जो मेंबर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको सबको पता है कि हाइपोटेंशन की कितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और इसको हम नेट्रम्यूर के और फेरम मेटेलिकम और फेरम फॉस के साथ कंजंक्शन में हाइपोटेंशन के केस में सक्सेसफुली हजारों केसेस के अंदर हाइपोटेंशन में लाभ दे चुके हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन एंड लो ब्लड प्रेशर बाय इट्स पैरालिटिक एक्शन एंड पैरालिटिक इफेक्ट ऑन हार्ट इट कॉजेज कार्डियक पैरालिसिस एंड लोअर्ड ब्लड प्रेशर। तुरंत तो ब्लड प्रेशर को अपलिफ्ट करती है भाई साहब 2 घंटे में। देखिएगा 7वां की नोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से समझ लेना। ग्रेजुअल एंड इंसीडियस ऑनसेट ऑफ कंप्लेंट। जिस तरह से एकोनाइट की कंप्लेंट फास्ट आती हैं, एकोनाइट के बारे में क्या कहता है कि एकोनाइट मेडिसिन एक्ट लाइक अ स्ट्रॉम, तूफान की तरह काम करती है। वो तेजी से आती है, लपेटा मारती है पूरी इकोनॉमी का, 12 बजाती है पेशेंट की, और जितनी तेजी से उसकी कंप्लेंट आती है उतनी ही तेजी से वो निकल जाती है। इसका बिल्कुल अपोजिट होती है जेलसीमियम। जेलसीमियम की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो ग्रेजुअली आती हैं और धीरे धीरे आती हैं, नॉट एज ए एकोनाइट। फास्ट पेस नहीं है, स्लो पेस है। कंप्लेंट धीरे धीरे ऑनसेट होता है कंप्लेंट का। तो ग्रेजुअल एंड इंसीडियस ऑनसेट ऑफ कंप्लेंट आर मोर इंसीडियस एंड कम्स विद द डिग्री ऑफ स्लोनेस। बहुत स्लोनेस की डिग्री के साथ इसकी कंप्लेंट आती है, एकोनाइट जैसी नहीं कि धूम धड़ाम करी और आई और गई, है ना। आखिरी नहीं, 8th की नोट, सेंसेशन एज इफ ही डज नॉट मूव हार्ट विल स्टॉप वर्किंग। ये एक सेंसेशन बहुत स्पेसिफिक है जेलसीमियम के अंदर। और भाई साहब अगर धोखे से आपके पेशेंट के अंदर ये सेंसेशन आ गया तो मेरे को खेद से कहना पड़ रहा है कि इस पूरी मटेरिया मेडिका में कोई दूसरी मेडिसिन नहीं है जो आपके पेशेंट को लाभ दे दे, क्योंकि अकेला इसी मेडिसिन में ये लिखा है। क्या लिखा है कि अगर इफ ही डज नॉट मूव हार्ट विल स्टॉप वर्किंग। ये एकदम सडनली बैठा होगा, इसको ऐसा सेंसेशन होगा कि मैं अगर हिला नहीं यहां से तो मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। तो ये एकदम से बैठा है ना, एकदम से उठेगा, तुरंत आपके सामने स्प्रिंग की तरह उचकेगा और ये मूवमेंट करना चालू कर देगा। और जब बहुत पूछोगे, पहले तो शर्म के मारे बताएगा नहीं, फिर पूछेंगे तो क्या हुआ रे, क्यों उठ गया एकदम से? अरे यार मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इस जगह से बैठा रहा ना, हिला नहीं, तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। अपोजिट इज डिजिटलिस। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है डिजिटलिस का। क्यों? क्योंकि डिजिटलिस इज मेडिसिन फॉर द फैलिंग कंपनसेशन और एंड स्टेज कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। मतलब वो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर जिसमें सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म धराशायी हो गए हैं, कोई कंपनसेशन नहीं हो रहा है उसका। अब इसके अंदर बिल्कुल पैरों पे सूजन है, लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर के कारण पेरिफेरल इडीमा है भयंकर। 10 किलो के आसपास इसके पैर में पानी जमा है, 5 किलो इसके पेट के अंदर असाइटिस के रूप में जमा है, और इसका लेफ्ट हार्ट भी फेल हो रहा है जिसके कारण इसके लंग्स में पानी जमा है। जब ऐसी कंडीशन होती है डिजिटलिस की, फॉलिंग कंपनसेशन ऑफ एंड स्टेज हार्ट फेलियर, तब एक भावना पैदा होती है कि पेशेंट जब करवट भी लेता है ना भाई साहब, तो चेस्ट पेन प्रेसिपिटेट हो जाता है उसको। और कई बार तेजी से रात में नींद में करवट लेने की वजह से इनके कार्डियक अरेस्ट में मरे भी हैं डिजिटलिस के केसेस। तो डिजिटलिस में ये भावना पैदा होती है जो कि बिल्कुल अपोजिट है जेलसीमियम की, कि अगर इसने मूव करा तो हार्ट विल स्टॉप। तो अगर ये करवट बदल रहा है तो उसको तुरंत रियलाइज हो जाता है कि भैया जोश जोश में कुछ ज्यादा तेज करवट ले ली है, और वो आधी करवट में ही सस्पेंडेड एनिमेशन में चला जाएगा, वहीं रोक लेगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि उसको रियलाइज हो गया कि बाबू इतना मोमेंट मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फॉलिंग कंपनसेशन हो रहा है, हार्ट बिल्कुल 20% से भी कम काम कर रहा है। तो कोई रैपिड मूवमेंट करने पर उसको ये फीलिंग आती है कि इफ ही मूव्स हार्ट विल स्टॉप। मैंने जस्टिफाई करा है कि ये फीलिंग के पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो हमारे जेलसीमियम में क्या फीलिंग है कि इफ ही डज नॉट मूव हार्ट विल स्टॉप वर्किंग। 9वां की नोट, लेक ऑफ करेज एंड फियर ऑफ डेथ। होगा ही होगा यार, जिसकी नर्व्स की इतनी बुरी हालत है जिस पेशेंट की, तो उसको फियर ऑफ डेथ भी होगा और उसके अंदर करेज की भी कमी होगी। अब आते हैं हम आखिरी की नोट पे, हर बार की तरह फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। अब फिजियोलॉजिकल एक्शन में एक ही जगह है जहाँ पे काम करती है, वो है नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में एज अ पैरालाइजर काम करती है। समझ गए कैसे काम करती है? नर्वस सिस्टम में काम करती है मोटर और सेंसरी सेंटर
जो होते हैं, सेंसरी और मोटर सेंटर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, उसको छेड़ती है, वहां से काम करती है, ना कि ये पेरिफेरल नर्व के थ्रू काम करती है जैसी कोनियम करती है। बस इतनी सी बात है। सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम में पैरालिसिस ऑफ द मोटर एंड सेंसरी सेंटर ऑन द कॉर्ड बट नॉट of the nerve as in conium. There are two antagonistic alkaloid in the gelsimium. gelsimium के जो एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं उसमें दो प्रकार के तत्व होते हैं। एक होता है टिटेनाइजेंट मतलब टिटेनस, कन्वल्जन पैदा करने वाला, और जो दूसरा तत्व होता है वो होता है पैरालाइजेंट। जो पहले इसके अंदर एक्शन दिखता है वो पैरालाइजेंट का दिखता है और अल्टीमेटली बहुत बाद में टिटेनाइजिंग एक्शन आता है। तो द पैरालिसिस इज इविडेंटली स्पाइनल इन ओरिजिन। ये पता है, हमने कई बार ही बात कर ली कि जो पैरालिसिस है ये स्पाइनल होता है अपनी ओरिजिन के अंदर। its paralyzing effect is due to its action on the motor center on the spinal cord and not due to its action on the peripheral nerve as in conium। कई बार बता चुका हूँ ये चीज, है ना। अब मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाऊं। It act on the sensory portion of the cord producing at last complete anesthesia। ये होता है एनेस्थीसिया की जेल्सीमियम बहुत बड़ी दवा है। क्यों? क्योंकि ये सेंसरी पोर्शन ऑफ कॉर्ड को जब छेड़ेगा ना तो वहां पे क्या करेगा, बहुत लास्ट स्टेज में कंप्लीट एनेस्थीसिया पैदा कर देगा। एक पार्ट पूरा एनेस्थेटाइज हो जाएगा, कुछ सुन्न हो जाएगा, कुछ महसूस नहीं होगा। डिसऑर्डर ऑफ द वॉलेंट्री मूवमेंट एंड कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ द मोटर एंड सेंसरी फंक्शन आर ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन द मोटर एंड सेंसरी पोर्शन ऑफ कॉर्ड। ये बता चुके हैं कि जो डिसऑर्डर ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है इसके अंदर, कंप्लीट पैरालिसिस हो रहा है, सेंसरी फंक्शन का अफेक्शन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन मोटर एंड सेंसरी पोर्शन ऑफ कॉर्ड एंड पैरालिसिस ऑफ कॉर्ड इज ऑलवेज प्रिसाइडेड बाय द टिटेनस। ये एंड स्टेज में होता है कि पहले तो बंदा हो जाएगा पैरालाइज और उसके बाद आखिरी स्टेज में जाने के बाद वो टिटेनस में चेंज हो जाएगा कि पहले पैरालिसिस हुआ, बाद में कन्वर्जन्स आने लगे, टिटेनिक कंडीशन हो गई। तो जेल्सीमियम हैज फर्स्ट ऑफ वीकनिंग, पहले वीकनिंग पैदा करेगी एंड देन ऑफ द टिटेनाइजिंग द कॉर्ड। वो कॉर्ड के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है, वो स्पाइनल कॉर्ड की पहले वीकनेस पैदा करेगी जिसके कारण पैरालिसिस होगा और अल्टीमेटली देन फॉलोड बाय द टिटेनाइजिंग ऑफ द कॉर्ड जिसके कारण कुछ छोटे छोटे हमको कन्वल्जिव और टिटेनाइजिंग फिनोमिना देखने को मिलेगा। तो भाई साहब आधे घंटे का वीडियो रिकॉर्ड बनाया आज मैंने। ये आधे घंटे में आज का सबसे छोटा ड्रग पिक्चर है जो मैंने 8 रिकॉर्ड करे हैं, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जेल्सीमियम के ड्रग पिक्चर के बारे में। छोटी सी दवा थी, कोई बहुत बड़ा स्फीयर ऑफ एक्शन नहीं है, ये अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का अपनी ज़िंदगी के बहुमूल्य समय में से आधा घंटा निकालने के लिए और जेल्सीमियम को देखने के लिए और पसंद करने के लिए। अब आपसे मुलाकात होती है किसी और इसी तरह के और ड्रग पिक्चर में जो कि प्रोबेबली इसके बाद फॉलोअप में आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।